हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल आप लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स का पहला चैप्टर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जिसमें आप लोगों को 6 हेडिंग बता दी गई थी। आज उसके आगे 7वीं हेडिंग स्टार्ट होगी, जिसमें पहला हेडिंग है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता किस पे है। तो प्रकाश का परावर्तन कल की क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि परावर्तन जो क्रिया कराई जाती है वो परावर्तक पृष्ठ पे कराई जाती है। परावर्तक पृष्ठ पे परावर्तन क्रिया कराई जाती है, इसी को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, इसको भी बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। आज हम जानेंगे इन्हीं के आधार पर, परावर्तक पृष्ठों के आधार पर आज हम जानेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं, तो आप लोग जान गए परावर्तन क्रिया कराई किस पे जाती है, परावर्तक पृष्ठ पर। इसलिए इसकी परिभाषा क्या होगी, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार की परिभाषा होगी कि परावर्तक पृष्ठ के आधार पर, परावर्तक पृष्ठ के आधार पर परावर्तन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, इनके आधार पर परावर्तन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तक, दूसरा अनियमित या विसरित परावर्तन। तो इसकी हेडिंग आप लोगों को पता चल गई कि परावर्तन के प्रकार, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि परावर्तक पृष्ठ के अनुसार, परावर्तक पृष्ठ के अनुसार परावर्तन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित या विसरित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि नियत यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी, नियमित परावर्तक की परिभाषा क्या होगी कि जब प्रकाश किरणों का, जब प्रकाश किरणें किसी चिकने या पालिशदार सतह पर परावर्तित होती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार परावर्तक पृष्ठ पर परावर्तित होती हैं, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती है, यानी इनकी बीच की दूरी यहाँ पर जितनी होगी उतनी ही दूरी यहाँ पर होगी, इन दोनों किरणों के बीच में। और इनके बीच में जो दूरी होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे जहां तक जाएंगी, इनके बीच की दूरी हर जगह समान रहेगी। तभी हम कहेंगे कि एक दूसरे के समांतर होती है। तो यानी इसकी परिभाषा क्या हो गई, नियमित परावर्तक किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरणों का, जब प्रकाश किरणें समतल परावर्तक पृष्ठ या चिकने तल पर परावर्तित होती है या चिकने तल पर गिरती हैं, आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात सभी परावर्तित किरणें 1 2 3 4 इतनी परावर्तित किरणें हैं जो चारों आपस में एक दूसरे के समांतर होकर जाती हैं। प्रकाश की इस क्रिया को नियमित परावर्तक कहते हैं। अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तक किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती है। जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे, मतलब कि जो ऊंचा नीचा हर जगह थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो, उसे खुरदरा बोलते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती है, परावर्तित होने का मतलब है कि प्रकाश आएगी और खुरदरे पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती है तो वह सभी दिशाओं में फैल जाती है। कुछ प्रकाश की किरण इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, तो ये आपस में एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे, सभी अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। फिर से परावर्तन के प्रकार, हेडिंग में तुरंत हम चित्र देखेंगे, तुरंत कहेंगे कि परावर्तक पृष्ठ के अनुसार, परावर्तक पृष्ठ के अनुसार परावर्तन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। एक पृष्ठ ये हो गया और दूसरा पृष्ठ ये हो गया, इन्हीं के आधार पर आपको परावर्तन बताना है। तो परावर्तक पृष्ठ के अनुसार परावर्तन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित या विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण, ये सभी प्रकाश की किरणें हैं, इसको आपतित किरण क्यों कहते हैं, आपको कल की क्लास में बताया गया था कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आती है तो उन्हें आपतित किरण कहते हैं। तो ये प्रकाश की किरण ही है जिसका नाम आपतित किरण है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर परावर्तित होती है,
किसी चिकने पालिशदार या सतह पर परावर्तित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात सभी प्रकाश किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इस क्रिया को नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित या विपरीत परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती हैं, किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात सभी किरणें सभी विपरीत दिशाओं में यानी सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। इस क्रिया को अनियमित या विपरीत परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के प्रकार हो गया। अब अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। अगली हेडिंग परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम। पहला नियम, परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये बिंदु है, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब मतलब कि अभिलंब और परावर्तक पृष्ठ के बीच 90 अंश का कोण बनना चाहिए, तब उसे हम कहते हैं लंब। तो कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों 1 2 3 तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ही तल में है ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब दूसरा नियम का क्या मतलब है कि आपतन कोण को I से लिखते हैं बराबर परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर से परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से लिखते हैं, परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। तो आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R। अगर I का मान आपसे कह दिया गया कि 50 डिग्री है, 50 अंश है, तो पूछेगा R का मान क्या होगा? तो आपको परावर्तन के दूसरे नियम में दिया गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण 50 है तो इसका मतलब है कि परावर्तन कोण भी कितना होगा? 50 अंश होगा। अब अगली हेडिंग है हम लोगों की प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि अदला बदली, मतलब कि जो परावर्तित किरण है वो आपतित किरण बन जाए और जो आपतित किरण है वो परावर्तित किरण बन जाए। तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार कहेंगे कि परावर्तन की घटना में ये जो दोनों दिख रहा है आपको, ये दोनों क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। अब प्रकाश के परावर्तन में आपको प्रकाश की उत्क्रमणीयता समझना है, जिसमें पहले तो हेडिंग और फिगर दोनों से हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं? उत्क्रमणीयता मतलब सीधा सीधा पता चल रहा है कि अदला बदली हो जाए। जो परावर्तित किरण है उसे आपतित किरण मान लिया जाए और जो आपतित किरण है उसे परावर्तित किरण मान लिया जाए। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार बनाएंगे कि परावर्तन की घटना में, ये दोनों परावर्तन की घटना है, परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए। फिर से प्रकाश की उत्क्रमणीयता की परिभाषा क्या कहेंगे कि परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, मतलब कि जहां पहले प्रकाश आती थी उसको हम आपतित किरण कहते थे और जो प्रकाश परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस जाती थी उसको हम परावर्तित किरण कहते थे।
लेकिन उत्क्रमणियता में सिर्फ इतना ही कहना है कि परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम प्रकाश को इधर से डाल रहे हैं, इधर से डाल रहे हैं और परावर्तन के पश्चात परावर्तक पृष्ठ से आपतित किरण गिरेगी आपतन बिंदु पे और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब इसका कहने का मतलब ये है कि यदि परावर्तित किरण को, इस किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, अब हम पहले प्रकाश को इधर से डालते थे, अब जब इधर इसको परावर्तित किरण को आपतित किरण मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश किरण को इधर से डालेंगे, तब ये क्या हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। तो जब इधर से प्रकाश को डालेंगे तो ये फिर उतने ही एंगल से, जितने एंगल से पहले, जितने अंश का कोण बनाते हुए पहले परावर्तित होती थी, उतना ही कोण इस बार भी बनाते हुए, अगर सीधा सीधा ये है कि अगर प्रकाश किरण को इधर से डाल रहे हैं, जितना एंगल इनके बीच में बन रहा है और परावर्तित हो रहा है, अगर यही क्रिया उलट दी जाए, प्रकाश को इधर से डाला जाएगा, तब पर भी इनके बीच का कोण वही रहेगा, जो पहले था वही अब पर भी रहेगा। मतलब कि अगर प्रकाश को इधर से डाला जाएगा, तब दाहिनी तरफ से डाला जाएगा, तब भी इनके बीच बनने वाला कोण जो होगा उतना ही रहेगा जितना पहले था जब प्रकाश को बाईं तरफ से डाल रहे थे। तो इनके बीच वही कोण बनता है, प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात आपतित किरण की तरह जाती है जो पहले डाल रहे थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते किसे हैं, परावर्तन की घटना में, दोनों परावर्तन की घटना है, परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, कि कहने का मतलब यह है कि जो परावर्तित होने के बाद, परावर्तन होने के बाद जो किरण जा रही थी, जो किरण परावर्तक पृष्ठ से जा रही थी, अगर हम उधर से प्रकाश को डालेंगे तो प्रकाश किधर जाएगी, टकराने के पश्चात जिधर से प्रकाश आ रही थी अब उधर जाएगी, यानी उल्टा हो जाएगा। पहले इधर से डाल रहे थे, बाईं तरफ से डाल रहे थे, दाहिनी तरफ जा रही थी। अब उत्क्रमणीयता में क्या कहेंगे कि दाहिनी तरफ से डालेंगे तो प्रकाश किरण बाईं तरफ जाएगी। कुल मिलाकर बात यही था। तो इसकी परिभाषा यही बन गई कि परावर्तन की क्रिया में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है, आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है। इसका मतलब है कि अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने पथ में उत्क्रमित करने की क्रिया होती है, इसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। फिर से प्रकाश की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं, परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को परावर्तन की घटना में यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान ले, परावर्तित किरण को आपतित किरण मान ले तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है, आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश किरण में अपने गमन पथ में उत्क्रमित होने की क्रिया होती है, इसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्रतिबिंब, अगली हेडिंग है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। पहले हम सीधा समझेंगे कि जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशे में हमारी आकृति बन जाती है, हम जैसा दिखते हैं शीशे के अंदर वैसा हमारी आकृति बन जाती है। तो जो आकृति शीशे के अंदर बनती है उसी को कहते हैं कि हमारा प्रतिबिंब बन गया है। अब इसको परिभाषा में किस तरह कहेंगे, पहले तो ये समझेंगे कि जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई कैसे देता है। मान लीजिए हम कोई वस्तु है तो हमसे कुछ प्रकाश किरण निकलती है और परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हैं। समझने के लिए कहेंगे कि वस्तु द्वारा, मान लीजिए हमारे द्वारा कोई प्रकाश किरण जा रही है, हमसे कोई प्रकाश किरण टकराई और हमसे टकराने के बाद दर्पण में जा रही है, यानी शीशे में जा रही है, तो शीशे के अंदर परावर्तित होने के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, हम एक बिंदु थे जहां से प्रकाश किरण निकली और दर्पण के अंदर जाने के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिली। जब प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती है
उसी बिंदु पर हमारा आकृति बन जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। मतलब हम कोई वस्तु है या हम हो गए, तो हमसे प्रकाश किरण निकल रही है, हमसे प्रकाश किरण निकल रही है, मतलब कि हम कहीं से प्रकाश किरण आई और टकरा कर हमारे किसी बिंदु से निकल कर जा रही है, किसी बिंदु से टकरा कर जा रही है। तो इसकी परिभाषा हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते किसे हैं? तो कहेंगे किसी बिंदु या वस्तु से, मान लीजिए कोई ये बिंदु है, कोई वस्तु है, किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन अपवर्तन आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाया गया है, अगले तीसरा चैप्टर है हम लोग का अपवर्तन। तो परावर्तन आप लोगों को पढ़ाया गया है। कहते किसे हैं? कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को हम कहते हैं परावर्तन। तो कहेंगे किसी बिंदु या वस्तु से, मान लीजिए कुछ भी है, यहाँ पर परिभाषा बनाएंगे, किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे से मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर जहां से प्रकाश किरण चलती है उसी का वहां पर आकृति बन जाती है, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। कहेंगे कि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन मान लीजिए दो प्रकाश किरण निकली, परावर्तन के पश्चात कोई दर्पण हो गया हमारा, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मान लीजिए या पीछे बन रहा है, मिलती हुई प्रतीत होती है, समझने के लिए बता रहे हैं कि हो सकता है प्रतीत हो रही हो सिर्फ। तो कहेंगे किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई आभास होती हैं, तो उस बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है, उस बिंदु पर पहले वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे हम पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से परिभाषा में क्या कहेंगे? किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मतलब कि एकदम रियल में, जो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आभास होता है, महसूस होता है, अनुभव करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे हम पहले वस्तु की प्रतिबिंब कहते हैं, पहले वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। जिसको सिर्फ प्रतिबिंब की परिभाषा याद हो गई, जितना हमने बोला है, जिसको अगर पूरी परिभाषा याद हो गई सिर्फ प्रतिबिंब का, उसमें से सिर्फ एक एक लाइन कम कर देंगे तो ये दोनों परिभाषा आप लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, सिर्फ इतना करना है, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ उसमें से एक लाइन निकाल देते हैं। कहेंगे किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु पर पहले वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि इसमें क्या कहते हैं कि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में सिर्फ इतना कहेंगे वास्तव में मिलती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, सेम हेडिंग वही रहेगा, सेम परिभाषा वही देंगे। और आभासी प्रतिबिंब में क्या कहेंगे? मिलती हुई आभास होती है या महसूस होता है, मिलती हुई आभास होती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। मतलब कि सिर्फ दो लाइन है,
मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आती हुई महसूस होता है। मान लीजिए जैसे कोई प्रकाश किरण है यहाँ से चला और परावर्तन के पश्चात एक तो वास्तव में मिल जाती है जो हमको एकदम एग्जैक्ट मतलब पता चलता है कि यहाँ पर मिली है, और दूसरा जो सिर्फ हमें महसूस होता है, आभास होता है, तो उसे कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो फिर से वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अगला आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई आभास होती है, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है जिसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है या सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है जिसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गया प्रतिबिंब की परिभाषा। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो उस बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है जिसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई आभास होती है, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है जिसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? यदि किसी चिकना पारदर्शी माध्यम, आपको कल बताया गया था कि पारदर्शी माध्यम कहते किसे हैं? जिस माध्यम में प्रकाश का अधिकांश ज्यादा से ज्यादा भाग गुजर जाता है, जिस माध्यम के अंदर से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, उस माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, वायु आदि कल आप लोगों को बताया गया था। आज दर्पण में उसी की जरूरत पड़ेगी। दर्पण किसे कहते हैं? यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को, कोई चिकना पारदर्शी माध्यम हो गया, उसका एक पृष्ठ इधर होगा, एक पृष्ठ बाएं तरफ, एक पृष्ठ दाएं तरफ होगा, इधर दाएं तरफ हो जाएगा, इधर बाएं तरफ हो जाएगा। तो कहेंगे कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई किया गया हो या लाल ऑक्साइड का लेप किया गया हो, लाल ऑक्साइड का लेप किया गया हो तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। परावर्तक का मतलब आप लोग समझते होंगे, जिसपे परावर्तन क्रिया कराई जा सके। परावर्तन क्रिया मतलब कि इधर से कोई प्रकाश किरण आएगी, टकराने के बाद इधर चली जाएगी, तो ये आपतित किरण हो जाएगी, ये परावर्तित किरण हो जाएगी। या इसका उल्टा कर देंगे, इधर से प्रकाश को डालेंगे, नीचे से प्रकाश को डालेंगे और दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारी जो क्रिया है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तक। मतलब कि ये क्रिया हमारी परावर्तन हो गई, और जिस पे हम कराते हैं उसे कहते हैं परावर्तक। जिस पृष्ठ पे कराते हैं, जिस समतल पृष्ठ पे हम कराते हैं, उसको कहते हैं परावर्तक। तो दर्पण की परिभाषा क्या हो गई? यदि किसी चिकने पारदर्शी निकाय, मान लीजिए कोई कांच था, पहले कांच चिकना था और पारदर्शी था, मतलब कि प्रकाश का इधर से जितना भाग डालेंगे उसका अधिक से अधिक भाग दूसरी तरफ निकल जाता है। लेकिन यदि उसी कांच में दो पृष्ठ होते हैं, एक तो होता है दाहिनी तरफ, एक हो गया बाएं तरफ, अगर हम उनमें से किसी एक को, चाहे बाएं तरफ हो चाहे दाहिनी तरफ, किसी एक पृष्ठ को कलाई कर दें या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें, एक तरफ लाल ऑक्साइड का लेप या कलाई लगा दें और दूसरा पृष्ठ परावर्तक कर दें, तो यह पूरा निकाय आपका दर्पण कहलाएगा। तो परिभाषा इसकी कैसी हो जाएगी? यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई किया गया हो या लाल ऑक्साइड का लेप लगाया गया हो तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है।
अब दर्पण आकृति के अनुसार दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, एक समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? ये हमारा समतल दर्पण है। गोली दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जो गोल हो, थोड़ा सा गोल हो, चाहे कि दाहिनी तरफ गोल हो चाहे बाईं तरफ दबाओ, चाहे दाहिनी तरफ दबाओ। यानी कि आकृति के अनुसार दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोली दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल मतलब सीधा हो एकदम। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ या जो दर्पण सीधा रहेगा और जिसमें उसका परावर्तक भी क्या होना चाहिए, ये नहीं कि ये इस तरह से बना दिए तो ये समतल दर्पण नहीं है, चाहे जैसा हो, लेकिन उसका जो परावर्तक जिसमें परावर्तन क्रिया कराई जाएगी, एक तरफ से प्रकाश को डालेंगे, टकराने के बाद दूसरी तरफ जाएगी, तो ये वाली जो क्रिया होगी, परावर्तक जो होगा, परावर्तक पृष्ठ जो होगा उसका इधर वाला पृष्ठ वो समतल होना चाहिए। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? एक लाइन में सीधी सी बात है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल मतलब सीधा हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। यदि हमारा कोई कांच एक प्रकार जो हम देखते हैं सुबह सुबह, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, अपने घर में रखे हुए हैं, वो एक प्रकार का समतल दर्पण है। अब अगली हेडिंग हमारी कह रही है कि इससे बनने वाले प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, कि यदि आपको लिख दे रहे हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। अच्छा, यानी कोई समतल दर्पण है, उसके सामने कोई वस्तु रखी है, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रतिबिंब उसके पीछे बनेगा। तो बताना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु रखी है, ये हमारा समतल दर्पण हो गया, एक तरफ इसका कलई किया गया है और दूसरा परावर्तक है। अब यहां पर मान लीजिए हमने कोई वस्तु रख दिया, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया। अब हेडिंग हमारा कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा, ये हमारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, इसकी क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषता होती है। तो पहला हमारा जो विशेषता है, पहला जो हमारा विशेषता होगा, हम कहेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहली विशेषता क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। हम लोग देखते हैं अपने घर में जो चेहरा देखने वाला शीशा होता है, उसके सामने जब खड़े होते हैं तो उसमें हमारा प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, न कि उल्टा। और जिस दर्पण में या जिस स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनेगा, जिस स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनेगा, वह आभासी भी होगा। इसलिए कहेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है, आभासी तथा सीधा होता है। उसके बाद दूसरा क्या कहेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब, ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब है, और ये हमारा वस्तु। दूसरा विशेषता ये है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण और वस्तु की दूरी होती है। यानी अगर हम वस्तु और दर्पण के बीच 5 मीटर की दूरी रखते हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, वो भी दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 5 मीटर हो जाएगी। तो आपकी दूसरी विशेषता यही है कि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब और दर्पण की दूरी उतनी होती है जितनी की वस्तु तथा दर्पण के बीच होती है। यानी जो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी होती है, उतनी ही दूरी वस्तु और दर्पण के बीच की होती है। दूसरा हो गया। तीसरा हमारा है कि अगर कोई वस्तु
पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई 6 मीटर का आदमी खड़ा है, यहाँ पर 6 मीटर का आदमी खड़ा है और वो अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है। तो उसे देखने के लिए, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई पूछ रहा है। मान लीजिए अगर ये 6 मीटर का मनुष्य है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? उसकी आधी 3 मीटर होनी चाहिए। इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। यानी कि जितना बड़ा वस्तु है, अगर वो अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, पूरा प्रतिबिंब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा चीज अपना देखना चाहता है, पूरा जो उसके अंदर है, पूरा मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी आकृति से देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई उस वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर ये 6 है तो दर्पण की ऊंचाई 3 होनी चाहिए। अगर आदमी 10 मीटर है, वस्तु 10 मीटर लंबी है, तो दर्पण की ऊंचाई 5 मीटर होनी चाहिए। तो तीसरी विशेषता हमारी यही हो जाएगी कि 6 न कहने की बजाय हम यहाँ पर कह देंगे h, कहेंगे कि h मीटर लंबा मनुष्य को, h मीटर लंबा मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए, h/2 मीटर होनी चाहिए, यानी इसका आधा होना चाहिए। फिर से h मीटर लंबा मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई h/2 मीटर होनी चाहिए या होती है। तो ये तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता इसकी क्या है? वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंब होती है। अब देखिए लंब कैसे बनेगा? मान लीजिए ये हमारा कोई वस्तु है और ये कोई हमारी प्रतिबिंब है, इनको और इनको, वस्तु और प्रतिबिंब को मिला दिए, एक रेखा से मिला दिए, तो देख रहे हैं आप दर्पण और वस्तु इस रेखा के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यही कहेंगे जहां जिस भी किसी भी दर्पण में या कहीं भी अगर दो रेखाओं के बीच 90 अंश का कोण बनता है तो उसे हम कहते हैं लंब। इसलिए चौथी विशेषता इसकी क्या हो जाएगी कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंब होती है, दर्पण पर लंब होती है। ये हमारी चौथी विशेषता हो गई। उसके बाद पांचवी विशेषता क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। पांचवी विशेषता क्या हो गई? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होती है। अगर इसकी ऊंचाई, इसका जो आकार है, इस आकार के बराबर होता है। पहली विशेषता क्या थी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा सीधा होता है, आभासी, सॉरी गलती हो गई, आभासी बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। अगर आप यहाँ पर कोई वस्तु सीधी रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर सीधा ही बनेगा, और जब सीधा बनेगा तो उसे कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। सीधा में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए कहेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। दूसरा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की आकृति, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की आकृति वस्तु की आकृति के बराबर होती है। यानी इसकी जो आकृति होगी, प्रतिबिंब की जो आकृति होगी वही वस्तु की आकृति होगी। तीसरा आपका क्या हो जाएगा कि h मीटर लंबे मनुष्य को अपनी पूरी ऊंचाई का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई h/2 मीटर होती है। चौथा आपका क्या हो जाएगा? दर्पण तथा वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंब होती है। जो रेखा है वो दर्पण से 90 अंश का कोण बनाती है। ये आपका चौथा हो गया। पांचवा आपका क्या है? पांचवा विशेषता ये है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी की वस्तु दर्पण से दूरी होती है, वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। फिर से दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की दूरी उतनी होती है जितनी की वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। अगर ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा, ये 3 मीटर है इधर भी 3 मीटर हो जाएगा। तो इसकी विशेषता हो गई।
अब हमारा अगले हेडिंग आता है गोली दर्पण किसे कहते हैं। एक तो हमारा हो गया समतल दर्पण, अब अगला आएगा गोली दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता था कि परावर्तक पृष्ठ सीधा होना चाहिए। अब गोली दर्पण किसे कहते हैं? मान लीजिए, पहले आप मानेंगे कि कोई एक कांच है, कोई एक खोखला कांच है, मान लीजिए एक खोखला कांच है, इसके अंदर का स्थान खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सब खाली है, सिर्फ इसके चारों तरफ एक कांच है जो गोला है। अब हमें गोली दर्पण की परिभाषा निकालनी है, तो हम करेंगे क्या? पहले मान लीजिए कि इसको इतना हमने काट दिया, काटने के बाद इसको कलाई कर दिया या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया। अब देख रहे हैं ये आकृति यहां पर बन गई। इसी दर्पण में अगर इधर से हम किसी थोड़ा सा इसका एक अंग काटे और इसके दबे हुए भाग को कलाई कर दे या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिए। अब देखिए इसकी परिभाषा कैसे निकलती है। गोली दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी कांच के खोखले, ये हमारा क्या है? कांच का खोखला गोला, कांच का खोखला गोला, गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ये हमारा खोखला गोला है, इसी को हमने काटा है तो हमें क्या मिला है? गोली दर्पण मिला है। इसलिए कहेंगे गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसका एक भाग कलाई किया गया होता है। इसी को हमने काट कर बाहर रख दिया है, इसको काट कर यहाँ पर रख दिया, इसको काट कर यहाँ पर रख दिया है। तो कहेंगे कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसका एक भाग कलाई किया गया होता है या लाल ऑक्साइड का लेप लगाया गया होता है तथा दूसरा भाग परावर्तक होता है। गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण किसे कहते हैं? कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसका एक भाग कलाई किया गया होता है तथा दूसरा भाग परावर्तक होता है। मतलब कि अगर इस पर हम कोई प्रकाश किरण किसी एंगल से डालेंगे तो उतने ही एंगल से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस निकल जाएगी। तो एक भाग कलाई कर दिए, दूसरा भाग परावर्तक बना दिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? गोली दर्पण कहेंगे। आकृति से ही पता चल रहा है कि गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। गोली दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण। गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसका एक भाग कलाई किया गया होता है तथा दूसरा भाग परावर्तक होता है। गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, जिसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगली हेडिंग पार्श्व उत्क्रमण। अभी पहली हेडिंग हम लोग दूसरी हेडिंग पढ़े थे, इसी क्लास में दूसरी हेडिंग पढ़े हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उसमें क्या होता था कि परावर्तित किरण के स्थान पर हम आपतित किरण लेते थे और आपतित किरण के स्थान पर हम परावर्तित किरण लेते थे। अब इसी प्रकार पार्श्व उत्क्रमण क्या है? पार्श्व उत्क्रमण समझने के लिए पहले समझेंगे कि जब हम किसी समतल या सुबह उठते हैं, जो कांच के सामने खड़े होते हैं, तो देखते हैं एक चीज हम लोग देखते हैं कि हमारे दाएं हाथ का प्रतिबिंब दर्पण में बाएं तरफ बनता है और बाएं हाथ का प्रतिबिंब दर्पण के दाहिनी तरफ बनता है, यानी कि उल्टा बनता है। बाएं तरफ का जो भाग है पार्श्व है वो दर्पण में बाएं तरफ बनेगा और जो बाएं तरफ वो दाएं तरफ बनेगा। तो वही सिर्फ उसी को समझाना है पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं। इसको लिखने के लिए लिखेंगे कैसे? अगर मान लीजिए पेपर में आ गया कि पार्श्व उत्क्रमण कहते किसे हैं, तो हम सिंपल से समझाएंगे कि जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो हमारे दाहिने भाग का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बाएं तरफ बनता है,
और बाएं तरफ का प्रतिबिंब, बाएं भाग का प्रतिबिंब समतल दर्पण में दाहिनी तरफ बनता है। यानी कि उल्टा, अगर हमारा दाहिना हाथ इधर है तो दर्पण में बाईं तरफ दिखाई देगा समतल दर्पण में, और यदि हमारा बायां भाग इधर है, इधर की तरफ है, तो समतल दर्पण हमारे सामने होगा, उसमें देखेंगे तो बायां भाग का जो प्रतिबिंब है वो दाहिनी तरफ बनेगा। तो इसी घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। फिर से जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारे बाएं भाग का प्रतिबिंब समतल दर्पण में दाहिनी तरफ बनता है तथा दाएं भाग का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बाईं तरफ बनता है। इसी घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। अब आगे देखिए, नोट कि देखिए पार्श्व उत्क्रमण के ही कारण जब हम कोई भी किसी पेपर में कुछ भी लिखकर कोई भी अंक लिखकर समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब वहां पर उल्टा बन रहा है। जैसे 2 लिखे हैं तो समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो 2 का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा उसमें, ठीक है, उसी को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। लेकिन नोट में आपको ये बताना है कि अंग्रेजी के कुछ ऐसे वर्णमाला हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं, ऐसे अक्षर हैं, अंग्रेजी में कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनका प्रतिबिंब दर्पण में, मतलब कि पार्श्व उत्क्रमण होता है। इन अक्षरों का पार्श्व उत्क्रमण तो होता है लेकिन हमको पता नहीं चलता। जैसे ए, अगर ए को हम समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो ए सिर्फ ए की तरह दिखाई देगा, लगेगा कि एकदम वही चीज वही है। लेकिन होता क्या है कि इसके बाएं भाग का प्रतिबिंब दाहिनी तरफ बनता है और दाहिने भाग का प्रतिबिंब बाईं तरफ बनता है, यानी उल्टा बनता है। तो उल्टा बन रहा है लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे नोट कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनका पार्श्व उत्क्रमण होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। कौन कौन से हैं? ए, भी, एम, ओ, डब्ल्यू, एक्स, टी, यू, वाई हो गया, एच, आई हो गया। अगर आप इसको लिखकर समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो ये जैसा का तैसा दिखेगा। अगर आपको ए ऐसा दिख रहा है तो समतल दर्पण के सामने किसी पन्ने पर लिखकर उसके सामने रखेंगे तो वो ए जैसा लगेगा कि जैसे दिखे थे वैसा इसमें दिख रहा है, लेकिन दिख तो रहा है लेकिन उसमें भी इसका पार्श्व उत्क्रमण हो रहा है, मतलब कि इसके बाएं भाग का प्रतिबिंब दाहिने तरफ बन रहा है और दाहिने भाग का प्रतिबिंब बाईं तरफ बन रहा है। इसी क्रिया को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। अब देखिए, ये चैप्टर हमारा पहला खत्म हो गया, पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अगर आपको इसमें से कोई भी हेडिंग, कोई भी परिभाषा अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में आपको फिर से समझाएंगे। अगर जो चीज नहीं समझ में आई है उसे बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। अब देखिए, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जो इसमें पूछे गए हैं, हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारा पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी पैटर्न का हम किताब पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, फिजिक्स का पहला चैप्टर था जो आज खत्म हो गया। 2 दिन क्लास लिए, दोनों दिन क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। उसमें पहला प्रश्न है कि अदित्य प्रकाश स्रोत है, आप लोगों को 2 उदाहरण देना है इसका। अदित्य प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है लेकिन किसी दूसरे स्रोत से प्रकाश लेकर परावर्तित होकर चमकीला दिखाई देता है। इसके 2 उदाहरण बताना है। दूसरा क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आप लोगों को हमने बताया था उस दिन प्रकाश के गुण में तीसरा या चौथा जो गुण था उसी में हमने बीच में लिखा था प्रकाश की चाल कितनी होती है। अगला है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास होती है। लास्ट में एकदम नीचे प्रकाश के गुण में सबसे नीचे बताया गया था कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। ठीक है, तो आप लोगों को जो चीज नहीं समझ में आई है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग अगले वीडियो में या अगली क्लास में आप लोग को जरूर समझाएंगे।